दोस्तों, न्यूयॉर्क का वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशाल कक्ष खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ से कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और हर कोई यह इंतजार कर रहा था कि किस देश का नेता आज क्या बोलने वाला है। मंच पर माहौल गंभीर था, लेकिन अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। यूनाइटेड नेशन जैसा बड़ा मंच अचानक किसी राजनीतिक अखाड़े जैसा लगने लगा। एक तरफ थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी तरफ तुर्की के प्रतिनिधि, और फिर शुरू हुआ ऐसा वाक युद्ध जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल दोस्तों, काफ़ी समय से यह चर्चा चल रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरता हुआ देश है। भारत ने अंतरिक्ष से लेकर तमाम जगहों में झंडे गाड़े हैं। ऐसे में भारत का स्थायी सदस्य बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यह दुनिया के लिए एक सुखद खबर होनी चाहिए। दोस्तों, यह समय की मांग भी है। जहां कुछ देश इस विचार का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें भारत का स्थायी सदस्य बनना रास नहीं आता है। और भारत की स्थायी सदस्यता जिन्हें रास नहीं आ रही है, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो तुर्की का है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के चर्चा हुई, तब तुर्की ने इसका विरोध किया। तुर्की के प्रतिनिधि अचानक खड़े हो गए और उन्होंने भारत पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि भारत अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब करता है और भारत पश्चिमी देशों के नियम को नहीं मानता। सोचिए दोस्तों, ये वही तुर्की है जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान खुले मंच से कहते थे कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन जाए तो यह दुनिया के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन अब वही तुर्की भारत के राह में रोड़े अटका रहा है, भारत के स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। लेकिन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ। जैसे ही तुर्की के प्रतिनिधि ने भारत पर आरोप लगाए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तुरंत खड़े हो गए। सबकी नज़रें जयशंकर पर थीं। दुनिया को यह मालूम है कि अगर भारत इस समय चुप रह गया तो तुर्की ने जो आरोप लगाए हैं वह दुनिया भर में चर्चा के विषय बन जाएंगे। लेकिन मित्रों, ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो सुनकर चुपचाप रह जाए। दोस्तों, जयशंकर ने माइक उठाया और तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जिस भाषा में तुर्की ने आरोप लगाए थे। जयशंकर ने सबसे पहले तुर्की के दोहरे चरित्र को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जो देश खुद आतंकवादियों को पनाह देता है, उसे मानवाधिकार और इंसानियत का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उन्होंने और कड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि तुर्की को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए कि वहाँ की क्या हालत है, वो क्या करता है, किस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता है, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ इस्लाम के नाम पर किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है, उन्हें सिर्फ पशुवत यानी सिर्फ बच्चा पैदा करने की वस्तु समझा जाता है। इतिहास में अर्मेनियाई लोगों के साथ तुर्की ने क्या किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, जयशंकर के ये शब्द सीधे तीर की तरह निशाने पर लगे और तुर्की का चेहरा उतर गया। ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। भारत ने अब ठान लिया है कि भारत अब किसी भी मंच पर दबेगा नहीं। जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। नया भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करता, वह अब वार करना भी जानता है। जयशंकर के शब्दों ने न सिर्फ तुर्की को चुप करा दिया, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी संदेश दे दिया जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा और उसने अपनी जो दोगली नीति है उसको व्यक्त किया। पाकिस्तान ने अपने पुराने राग को अलापते हुए OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन में एक बैठक बुलाई। दोस्तों, OIC की इस संगठन में पाकिस्तान, अजरबैजान, नाइजर, तुर्की और सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वह सऊदी अरब का है। इन पांचों ने मिलकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि भारत हमेशा से सऊदी अरब को अपना करीबी दोस्त मानता आ रहा है। लेकिन इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया? क्या वह पाकिस्तान का दबाव झेल रहा है? क्या यह तेल की राजनीति है या सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की राजनीति है?
देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश का दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता। यहाँ सब कुछ अपने अपने हितों के हिसाब से चलता है। यही कारण है कि सऊदी अरब इस बार भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन अब भारत भी चुप रहने वाला नहीं है। जयशंकर ने तुरंत कूटनीतिक मोर्चा संभाला। न्यूयॉर्क पहुंचते ही जयशंकर ने 2 दिनों में ही दुनिया के 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के और ग्लोबल साउथ के 25 देशों के साथ ग्रुप मीटिंग की। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की कूटनीति, भारत की राजनीति, भारत की दुनिया पर पकड़, भारत का असर कितनी मजबूत हो चुकी है दुनिया पर। इस बीच तुर्की और पाकिस्तान के आरोपों का भारत पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट भारत के साथ और भी ज़्यादा देश खड़े हो गए। जयशंकर ने अपने बयानों, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके यह साबित कर दिया कि भारत अब पीछे पीछे नहीं, लीड रोल में है। दुनिया को आगे बढ़ करके यह बता रहा है, यह दिखा रहा है कि भारत क्या है। अगर दोस्तों हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, पीछे मुड़कर देखें, तो यह समझ में आता है कि भारत की विदेश नीति अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले भारत को एक सॉफ्ट स्पोकन नेशन माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अपनी ताकत दिखाने से नहीं डरता। वह दुनिया को यह बता रहा है कि हम क्या हैं। दुनिया ने देखा है, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे यूएन का मंच हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब भारत ने अपनी ताकत दिखाया है, अपनी कूटनीति दिखाई है। अब भारत हर जगह अपनी शर्तों पर खेल रहा है और यही वजह है कि कुछ देश भारत को रोकना चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश जानते हैं कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया, वीटो पावर उसे मिल गया, तो हमारी आवाज़ दब कर रह जाएगी। वे दुनिया की राजनीति में भारत के सामने कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इसी डर के वजह से तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश बार बार भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन जयशंकर का जवाब साफ है, भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। बाधाएं चाहे जितनी भी आएँ, चाहे जितने भी देश विरोध करें, भारत अब अपनी मंजिल से पहले रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का मकसद, संदेश यही है कि भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो सुनता रहे और चुपचाप आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं अब चलेगा। अब भारत हर सवालों का मुंहतोड़ जवाब देता है, चाहे वो हमारे सामने कोई भी हो। दोस्तों, अरब जैसे देश जब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तो भारत ने तुरंत ही कूटनीतिक चाल चलते हुए दुनिया के दर्जनों देशों को अपनी तरफ मोड़ लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यह उस कूटनीति की मिसाल है, यह उस डिप्लोमेसी की मिसाल है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। दोस्तों, यह वह दिन है जब हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। दोस्तों, हमारी ताकत में जो बढ़ोतरी हो रही है वह सिर्फ सैन्य और आर्थिक ताकत में ही नहीं, कूटनीतिक और राजनीतिक ताकत भी हमारी लगातार बढ़ रही है। आज भारत की आवाज़ सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, लंदन, पेरिस, टोक्यो, जापान, अफ्रीका, यूरोप सब जगह गूंज रही है। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंच पर अब भारत की दावेदारी को कोई नकार नहीं सकता, कोई हल्के में नहीं ले सकता। दुनिया के शांति प्रिय देश, लोकतांत्रिक देश यह जानते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता देने का मतलब दुनिया में शांति और न्याय के लिए एक बड़ा कदम होगा। भारत की सदस्यता का विरोध सिर्फ वो देश कर रहे हैं जहां इस्लाम के नाम पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। वही लोग भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है जल्दी ही भारत अपनी स्थायी सदस्यता के मकाम को पा लेगा। भारत को स्थायी सदस्य बनने की दिशा में जो देश बाधा बन रहे हैं वो भी जल्दी ही अपने रास्ते पर आ जाएंगे और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है नए भारत की कहानी, जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, डरता नहीं, हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। जो जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में उसे जवाब देता है। दोस्तों, चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हम जिस स्थायी सदस्यता के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, मिल रही थी, लेकिन हमारे चिच्चा नेहरू जो हैं, जिनको आज महान कहा जाता है, उन्होंने चीन को थाली में सजा करके दे दिया। खैर, उस दौर की बात क्या करना,
उसका परिणाम देश आज भुगत रहा है। लेकिन अब हमें स्थायी सदस्यता जल्दी मिल जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। हम भारत के लोग न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन हमें जो डिस्टर्ब करता है करेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह नया भारत है, जो जैसा करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।